हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है सैटरडे, जनवरी 19, 2019। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है नज्ड इनटू एक्शन। ठीक है, नज का मतलब क्या होता है? नज का मतलब जैसे आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के पास बैठे हो, आप उसको अपनी एल्बो से इशारा करते हो कि मतलब कोई चीज़ दिखाना चाहते हो या फिर पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए इशारा करते हो, तो वो उसे कहते हैं नज करना, इशारा करना, हिंट देना। ये ठीक है, तो ये सिचुएशन मैंने बता दी। तो नज्ड इनटू एक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए इशारा करना। ठीक है, इशारा, प्रेरणा, प्रोत्साहन ऐसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ये टॉपिक लिखा गया है ऑन द लोकपाल एक्ट। लोकपाल एक्ट पर ये टॉपिक लिखा गया है। लोकपाल एक्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप एक लाइन पढ़ लीजिए। आफ्टर लॉन्ग डिलेज, लंबी देरी के बाद, अ सुप्रीम कोर्ट पुश, एक सुप्रीम कोर्ट के, पुश माने होता है मूव, पहल या कोई कदम आप कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के एक पुश की आवश्यकता है। इज़ नीडेड मतलब आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक पुश की, एक पहल की आवश्यकता है। टू इस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए, द लोकपाल, लोकपाल को स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक पहल, उसके एक कदम की मतलब कहने का आवश्यकता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इतनी लंबी देरी हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, एक पुश करना पड़ेगा ताकि लोकपाल का इस्टेब्लिशमेंट हो सके, लोकपाल को स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो लोकपाल एक्ट ये पहले से ही चर्चा में रहा है। अगर आपने रिसेंटली 2-3 साल में पहले ग्रेजुएशन किया है तो निश्चित रूप से आप हाई स्कूल इंटर में रहे होगे उस समय, जिस समय इस पर अच्छे खासे प्रदर्शन हो रहे थे, मतलब कहने का प्रोटेस्ट निकलते थे, डिमॉन्स्ट्रेशन होता था, भूख हड़ताल होती थी और अन्ना हजारे जी इसमें शामिल थे। इतनी व्यापक लेवल पे, इतने मैसिव लेवल पे ये प्रोटेस्ट होते थे कि आप समझ सकते हैं टाइम मैगजीन जो है उसके भी टॉप 10 स्टोरीज़ में इनको जगह मिली थी, इन प्रोटेस्ट्स को। ठीक है, ऑल इंडिया में इसको कवरेज दिया गया था मीडिया के द्वारा। जो प्रोटेस्ट हुए थे अन्ना हजारे जी के द्वारा, उस समय अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार के प्रदर्शन जो किए जाते थे, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में थी। ठीक है, तो 2011 के आसपास लोकपाल एक पास मतलब कहने का पेश किया गया था और ये 17 और 18 दिसंबर को राज्यसभा और लोकसभा में मतलब कहने का पास कर दिया गया था। 17 और 18 दिसंबर कौन सा? 2013 का। ठीक है, तो लोकपाल एक्ट वहाँ पास हो गया था। फिर 1 जनवरी 2014 को ये राष्ट्रपति, जो उस समय प्रणब मुखर्जी जी थे, तो माननीय प्रणब मुखर्जी जी के सामने 1 जनवरी को ये पेश किया गया और उन्होंने 1 जनवरी को इस पर साइन किया। ठीक है, और 1 जनवरी 2014 को साइन होने के बाद ये 16 जनवरी 2014 को फाइनली इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। इसमें क्या था कि एक सर्च कमेटी का गठन करना था गवर्नमेंट को। सर्च कमेटी क्या है? कुछ नामों का प्रस्ताव रखेगी और सिलेक्शन कमेटी उनमें से चुनाव करेगी, फिर एक लोकपाल का जो है निर्धारण होगा। सिलेक्शन कमेटी में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, आपके एक कोई कानूनविद, ज्यूरिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई जो अच्छे का लॉ के अच्छे खासे जानकार हैं, अपोजिशन लीडर हो गए, आप लोकसभा की स्पीकर हो गई। तो इस प्रकार से मतलब कहने का कई सारे लोग उसमें शामिल थे सिलेक्शन कमेटी में। तो सर्च कमेटी का गठन किया जाना था। तो ये तो हुआ 16 जनवरी को, मतलब जब इन्फोर्स हो गया। 16 जनवरी 2014 के बाद सोचिए गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, एनडीए की गवर्नमेंट आती है। पूरे 5 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ इस पर। सर्च कमेटी के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई पहल नहीं हुई। ठीक है, फिर हुआ क्या? एक कॉमन कॉज नाम का एनजीओ है, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर दी 2018 में, फरवरी के समथिंग। और उसमें हुआ क्या कि ये कहा गया कि भाई गवर्नमेंट क्यों नहीं सर्च कमेटी की गठन कर रही है, लोकपाल को क्यों नहीं इस्टेब्लिश करने की प्रोसेस आगे बढ़ा रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने 27 सितंबर 2018 को, सोचिए 27 सितंबर 2018 को मतलब कहने का सर्च कमेटी को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिस पर एडिटोरियल लिखा गया है, प्रॉब्लम ये है उनके पास ना ऑफिस है, ना उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो अपना काम शुरू कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अब कह रहे हैं कि एक पुश देना चाहिए गवर्नमेंट को कम से कम, कि भैया तो इन्हें कम से कम ऑफिस, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दो, मुहैया करा दो, ताकि ये अपना काम आगे बढ़ा सकें। है ना, आप समझ सकते हैं 16 जनवरी 2014 से आज क्या है 19 जनवरी और 2019 आ गया है आपका। 5 साल निकल गए, लेकिन अब सर्च कमेटी जाके गठित हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की विल क्या है, गवर्नमेंट की इच्छा क्या है। अच्छा, लोकपाल एक्ट जो है इसे आप एंटी करप्शन एक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि ये करप्शन को वीड आउट करने के लिए ही तो बनाया गया है, करप्शन को हटाने के लिए। ठीक है, और इतना ताकतवर है ये कि इसके अंदर ये अपने दायरे में किन किन को ले सकता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रधानमंत्री से लेकर के और आपके एमपी एमएलए कोई भी हो, ठीक है, वो सब इसके दायरे में आते हैं। ग्रुप ए बी सी डी के जो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए वो, और या फिर आपके कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे, वो सब इसके दायरे में आते हैं। किसी के खिलाफ भी जांच हो सकती है इस पर। करप्शन के क्षेत्र से वो हर व्यक्ति फंस जाएगा इसमें जो कि करप्शन में संलिप्त पाया जा सकता है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के कोई भी हो, ठीक है। तो इतना पावरफुल लॉ है ये, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट की जो इच्छा है, डिज़ायर है, इसके प्रति कितनी तेज है वो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, सर्च कमेटी जो 27 सितंबर 2018 को स्थापित की गई, ऐसा नहीं है कि 5 साल में मतलब इकट्ठा की, ये निश्चित रूप से लेट है, लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि सर्च कमेटी को गठित करने में इतना आसान भी नहीं है कि 2 महीने का ही काम है। इसके लिए थोड़ा प्रोसेस भी है, थोड़ा कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो निश्चित रूप से टाइम तो लगता, लेकिन इतना नहीं लगता कि 5 साल बीत जाते, ठीक है। तो 5 साल में तो बड़े बड़े हाईवे टेंडर्स, पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो 5 साल में सिर्फ एक कमेटी को गठित करना ये थोड़ा सा हजम नहीं होता। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की मतलब कहने का डिज़ायर क्या थी, उस हिसाब से उन्होंने काम किया पर्टिकुलर। तो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सर्च कमेटी को मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही वो, और लोकपाल को का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में धीरे धीरे जानने को मिलेंगी। तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया पूरा कि मतलब आपको पढ़ना क्या है, अब आपको कैसे पढ़ना है, इस मीनिंग को कैसे ड्राइव आउट करना है कंप्रीहेंड करके, वो चीज़ें आप यहाँ करोगे, ठीक है। तो आइए टॉपिक को पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जो मेरे बताने पे छूट गई हैं वो भी आपको यहाँ पढ़ने पर लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इट शुड हैव नेवर कम टू दिस ऑन द लोकपाल। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जानने लायक हैं, आप पहले समझ लीजिए उन्हें। ये नेवर जो है नेगेटिव एडवर्ब है। नेगेटिव एडवर्ब होने के साथ ये फ्रिक्वेंसी एडवर्ब जैसे हो गया ना, तो ये इसकी कई पोजीशंस हो जाती हैं। वैसे अगर इसे नॉट की तरह ट्रीट करें तो इसकी पोजीशन यहाँ पे गलत है, इसको शुड नेवर हैव आना चाहिए, और यही ट्रेंड में ज़्यादातर फॉलो होता है। लेकिन जब आप लिखने की बात करो, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, आप सामने देख ही रहे हो, तो यहाँ पर नेवर यहाँ पे आपको इसलिए मिल गया क्योंकि कम आपका वर्ब है, तो इसके पहले ही इन्होंने डाल दिया। ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये काम को ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं। इस नेवर को कभी कभी आप इट के जस्ट बाद देख लोगे, है ना, फ्रिक्वेंसी एडवर्ब कहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा है वहाँ पर आप इसे डाल दे रहे हो। तो पोजीशन इसकी जो है चेंज होती रहती है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको नॉट मतलब इस तरह से मिले तो आपकी इसको एरर दिखाओगे, और यहाँ पे शुड नेवर हैव, इस प्रकार का पैटर्न आप फॉलो करोगे, ठीक है। और कई चीज़ें एरर दिखाने में भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि इससे कोई मेजर मिस्टेक तो नहीं है और किसी पार्ट में, अगर इससे भी बहुत बड़ी मिस्टेक कहीं और है तो आप जानते हो कि इस प्रकार के पैटर्न आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में मिलते हैं, मतलब कहीं हद तक ये चलन में है, तो फिर आप उस बड़ी मिस्टेक को ज़्यादा एरर दिखाओगे और इसको स्किप करोगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि जहाँ पर 2-2 एरर होती हैं, तो आपको एरर तो एक ही दिखानी है, तो वहाँ पर आप देखते हो कि हमारे ट्रेंड में क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड में कोई चीज़ फॉलो हो रही है तो हम उसको इग्नोर करके और उस चीज़ को एरर दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। वैसे पैटर्न क्या है, इट शुड नेवर हैव कम टू दिस ऑन द लोकपाल, तो ये तो नेवर के प्लेस की बात हो गई। कम टू समथिंग, इसको भी आप जान लेंगे। ये जो आपका फ्रेज है कम टू समथिंग, कम टू समथिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाना। और वो सिचुएशन ऑब्वियसली अगर आपको सेंटेंस में दे रखा है कि कोई अच्छी सिचुएशन है तो बात अलग है। अगर कोई सिचुएशन के बारे में नहीं दे रखा है तो वो ऑब्वियसली बैड सिचुएशन की ही आप इमेजिनेशन करोगे, है ना। हमेशा यहाँ पर जो है कम टू समथिंग हमेशा ज़्यादातर बैड सिचुएशन के लिए आता है। इसका ट्रेंड ही है कि ये बैड सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। तो अगर कोई सिचुएशन पर्टिकुलर हाईलाइट नहीं कर रखी है तो आप उसे बैड के सेंस में ले जाओगे। तो कम टू दिस मतलब कहने का टू बिकम बैड, ऐसे। तो इट शुड हैव, अब शुड हैव को पढ़ते कैसे हैं ये भी जानना चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस में दे दूं आपको, यू शुड नॉट हैव डन दिस वर्क, मतलब कहने का आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार से चाहिए था का सेंस इस प्रकार से मतलब कहने का इसको पढ़ा जाता है। तो अगर यहाँ पर हम मीनिंग निकालना चाहें तो इट शुड नेवर हैव कम टू दिस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम टू दिस मतलब टू बी बैड, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। ऑन द लोकपाल, लोकपाल के विषय में, लोकपाल के विषय में इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, या ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। दैट, यह बात की, इट रिक्वायर्स, इसे आवश्यकता है, अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, टू नज, नज माने ताकि प्रेरित कर सके वो, टू नज प्रेरित करने के लिए, द गवर्नमेंट सरकार को, टू मेक एनी प्रोग्रेस की वो कोई प्रोग्रेस करे, कुछ उन्नति करे। उन्नति करने का मतलब कोई थोड़ा सा काम आगे बढ़ाए, टूवार्ड्स, किसकी ओर, टूवार्ड्स इस्टेब्लिशिंग, स्थापित करने के लिए, द एंटी ग्राफ्ट इंस्टीट्यूशन, एंटी ग्राफ्ट, ग्राफ्ट वर्ड को जानिए। ग्राफ्ट का मतलब होता है वैसे हार्ड वर्क,
ज़्यादातर मतलब कहने का ये कम यूज़ होता है ग्राफ्ट हार्डवर्क के सेंस में। ग्राफ्ट जो ज़्यादा सेंस में यूज़ होता है वो होता है आपका करप्शन के सेंस में, ठीक है। तो ग्राफ्ट का एक मतलब होता है करप्शन, ठीक है। तो ये एंटी ग्राफ्ट जो लिखा है वो एंटी करप्शन लिखा है, ठीक है। तो एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट की ओर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करे गवर्नमेंट, इस प्रकार से प्रेरित करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता है। यह बात इज़ अ पुअर कमेंट्री, ये एक बहुत ही बुरी टीका टिप्पणी है ऑन इट्स फंक्शनिंग। इट्स मतलब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली पर, जिस प्रकार से कार्य करने का तरीका है, उसकी फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, उस पर एक ये पुअर कमेंट्री है, एक बहुत ही बुरी टीका टिप्पणी है, ठीक है। कौन सी? कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आएगा सरकार को एक प्रेरित करने के लिए कि भाई थोड़ा प्रोग्रेस करो, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई वर्डिक्ट या फिर पर्टिकुलर कोई एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट पे कि भाई आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हो एंटी ग्राफ्ट कमीशन को, एंटी ग्राफ्ट इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने के लिए, तब तक गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। इस प्रकार की अगर स्टेटमेंट हम लगाते हैं तो ये एक बहुत ही बुरी कमेंट्री होगी इसकी फंक्शनिंग पर, ठीक है। तो यही इन्होंने लिखा है, दैट इज अ पुअर कमेंट्री ऑन इट्स फंक्शनिंग। और दैट क्या चीज़ पुअर कमेंट्री है वो आपने सेंटेंस में बीच में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इज आया है जो, ये दैट के लिए आया है। ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा पेपर में यूज़ होते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हो, तो जैसे दैट से कभी शुरू हो जाता है तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। द कोर्ट हैज़ आस्क्ड, कोर्ट ने पूछा है या कहा है, द 8 मेंबर सर्च कमेटी को, 8 सदस्यीय सर्च कमेटी को, अंडर द लोकपाल एक्ट, लोकपाल एक्ट के तहत सर्च कमेटी है कैसी, जो लोकपाल एक्ट के तहत बनाई गई है वो सर्च कमेटी। क्या कहा है? टू रिकमेंड, कि वो सिफारिश करे, पेश करे, अ पैनल ऑफ नेम्स, नामों का एक पैनल, बिफोर द एंड ऑफ फरवरी, फरवरी के अंत के पहले, ठीक है, फरवरी की समाप्ति के पहले, ठीक है। तो कोर्ट ने 8 सदस्यीय सर्च कमेटी को, जो कि लोकपाल के तहत बनाई गई है, लोकपाल एक्ट के तहत, उस 8 सदस्यीय सर्च कमेटी को क्या किया है? रिकमेंड कहा है। क्या कहा है? आस्क कहा है टू रिकमेंड, कि वो सिफारिश करे कम से कम ऐसे नामों के पैनल की, मतलब कुछ नामों के पैनल की, कैसे नामों के, मतलब कहने का कब तक? बिफोर द एंड ऑफ फरवरी, फरवरी के पहले, सिंपली फरवरी के पहले कुछ नामों के पैनल की सिफारिश करे, पेश करे। कौन? सर्च कमेटी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और ये सर्च कमेटी है कौन सी? जो लोकपाल एक्ट के तहत बनाई गई है, अंडर द लोकपाल एक्ट है, ठीक है। दिस शॉर्ट लिस्ट, और वो जो नामों का पैनल होगा, हैज़ टू बी सेंट, इसको भेजा जाना है, टू द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के पास। और ये सिलेक्शन कमेटी क्या है? हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिलेक्शन कमेटी के पास ये भेजा गया है, ठीक है। ये कहने का मतलब, आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ टेकन 5 years सिंस द लोकपाल एक्ट 2013 received the president's assent on January 1, 2014 for a search committee to even begin its work. It has taken 5 years, 5 साल इसमें ले लिए, since कब से? Since the लोकपाल एक्ट 2013, लोकपाल एक्ट 2013 रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट, जिसने कि राष्ट्रपति जी की सहमति प्राप्त की, असेंट प्राप्त की, ऑन जनवरी 1, 2014, 1 जनवरी 2014 को। मैं बता ही चुका हूँ आपको किसके लिए? फॉर ए सर्च कमेटी, एक सर्च कमेटी के निर्माण के लिए, टू इवन बिगिन इट्स वर्क, अपना काम शुरू करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए एक सर्च कमेटी के निर्माण के लिए 1 जनवरी 2014 को प्रेसिडेंट की सहमति मिलने के बाद लोकपाल एक्ट 2013 को 5 साल लग गए काम करने में, ठीक है, सर्च कमेटी का गठन करने में। इट वाज फॉर्म्ड ओनली ऑन, ये निर्मित की गई, इसको गठित किया गया, ओनली ऑन, केवल, ऑन सितंबर 27, 2018, 27 सितंबर 2018 को इसको गठित किया गया। आफ्टर, किसके बाद? कॉमन कॉज, एन एनजीओ। कॉमन कॉज, पहली बात तो ये आप इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि कैपिटल लेटर से लिखा है, एक पर्टिकुलर नाम हो गया, ठीक है। कॉमन कॉज क्या है? ये एन एनजीओ, एक एनजीओ है, ठीक है। कॉमन कॉज नामक एक एनजीओ ने फाइल की एक कंटेम्प्ट पिटीशन, एक अवमानना याचिका मतलब दायर की, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, ओवर द डिले, देरी पर। कैसी देरी? इन कंस्टिट्यूटिंग द अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट करने में, जो चीज़ का निर्माण करना है, कौन? सर्च कमेटी, सर्च कमेटी के निर्माण में देरी करने के लिए। डिस्पाइट, इसके बावजूद, अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन अप्रैल 2017, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था अप्रैल 2017 में। अब कौन सा आदेश है पता नहीं, तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया अप्रैल 2017 में, उसके बावजूद अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट करने में गवर्नमेंट की देरी के खिलाफ एक अवमानना याचिका जब एक एनजीओ ने, एनजीओ का नाम क्या है? कॉमन कॉज, इसने जब दायर की, तब केवल 27 सितंबर 2018 को मतलब कहने का कमेटी फॉर्म की गई थी, सर्च कमेटी, ठीक है। तो मीनिंग आप सिंपली देख लेंगे कि ये फॉर्म कब की गई? 27 सितंबर 2018 को। तब इसके बाद जब एक कॉमन कॉज जो नामक एनजीओ है उसने कंटेम्प्ट पिटीशन
गवर्नमेंट के खिलाफ दायर की थी। और किस मुद्दे पर दायर की थी कि देरी हो रही है कंस्टिट्यूट करने में अथॉरिटी को। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है अप्रैल 2017 में, ठीक है ना। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है दैट की सेटिंग अप द सर्च कमिटी, सर्च कमिटी को स्थापित करना, सेट अप समथिंग, इस्टेब्लिश समथिंग, प्लीज़ नोटिस करिए, सेट अप समथिंग मीन्स इस्टेब्लिश समथिंग, ठीक है। ये सच बात है कि सेटिंग अप द सर्च कमिटी, सर्च कमिटी को स्थापित करना रिक्वायर्स, इसके लिए आवश्यकता है सम ग्राउंड वर्क, कुछ ज़मीनी कार्य की, ज़मीनी कार्य मतलब कुछ मूलभूत कार्य करने पड़ेंगे, कुछ अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा, तब सर्च कमिटी की स्थापना हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जीरंड जो आया है ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सेटिंग अप, क्या सेटिंग अप करना, सर्च कमिटी को, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया इस पर्टिकुलर वर्ब का, लेकिन यही वर्ब आईएनजी फॉर्म में यहाँ पे जीरंड के फॉर्म में है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर जैसे ईटिंग इज ए गुड हैबिट, तो ईटिंग आर गुड हैबिट गलत हो जाएगा। ईटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट के रूप में बैठा है तो आप उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेटिंग अप द सर्च कमिटी रिक्वायर्स, इसके लिए आवश्यकता है सम ग्राउंड वर्क, कुछ जमीनी कार्य की, एज क्योंकि इट्स कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन मतलब संगठन, कंपोजिशन क्या होता है, अलग अलग पार्ट से चीज़ों को ला करके एकजुट कर देना, वो कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। जैसे साउंड वगैरह म्यूजिक के लिए हमेशा कंपोजिशन यूज होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लय को आप एक साथ मिक्स कर देते हो। इट्स कंपोजिशन शुड बी ड्रॉन, इसका जो कंपोजिशन संगठन है शुड बी ड्रॉन, उसको ड्रॉन मतलब खींचना होता है, शामिल करना, इस प्रकार से लाया जाना चाहिए फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों से, सच एज एंटी करप्शन पॉलिसी, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों की तरफ से, मतलब कहने का जो सर्च कमेटी का गठन है इसको अलग अलग क्षेत्रों से लाया जाना चाहिए। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, एंटी करप्शन पॉलिसी का क्षेत्र हो सकता है, मतलब भ्रष्टाचार विरोधी नीति के क्षेत्र से कोई एक व्यक्ति हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक व्यक्ति हो, लॉ कानून से के क्षेत्र से हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के क्षेत्र से हो आल्सो, ठीक है ना। तो इतने सारे लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सही काम है कि सर्च कमेटी को गठित करने, स्थापित करना के लिए कुछ ग्राउंड वर्क चाहिए, ठीक है। हाफ इट्स मेंबरशिप शुड कंसिस्ट ऑफ वुमेन, इसकी जो सदस्यता है उसका आधा शुड कंसिस्ट ऑफ वुमेन, उसमें महिलाएं होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी होने चाहिए, माइनॉरिटी होनी चाहिए, एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स भी होने चाहिए, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ समथिंग, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ फॉलो होता है, ठीक है ना। और इसी के साथ एक और वर्ड मुझे याद आता है, कंप्राइज, ठीक है, कंप्राइजेज समथिंग, तो कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता है और गलतियां यही हो जाती हैं, कंसिस्ट ऑफ समथिंग होता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, और जैसे कंप्राइज है तो कंप्राइज के साथ भी ऑफ लगा देते हैं, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ होता है तो कंप्राइज ऑफ नहीं होता, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। लेकिन हाँ, कंप्राइज में एक और चीज़ है, जब वो कंप्राइज पैसिव कंस्ट्रक्शन में होता है तो वहाँ पर ऑफ भी आता है, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंसिस्ट ऑफ समथिंग किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो कंसिस्ट ऑफ वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, इस प्रकार से इन लोगों से मिलके बना है। तो इसकी आधी सदस्यता जो है कंसिस्ट ऑफ वो बनी है महिलाओं से, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी, एससी एसटी कैंडिडेट से, ठीक है, इस प्रकार से के लोगों से मिलके बना है। तो कंसिस्ट ऑफ यानी कंप्राइज, लेकिन याद रखिए कंप्राइज ऑफ नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ होता है। कंप्राइज ऑफ कब होता है, पैसिव कंस्ट्रक्शन में होता है, जब सेंटेंस पैसिव में होगा तो कंप्राइज ऑफ आ जाता है, ठीक है। इतना बहुत है, आप इसे याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपके एग्जाम में। हाउएवर, फिर भी इट इज़, मतलब इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो आप समझ सकते हो कि सर्च कमेटी का गठन निश्चित रूप से कुछ काम तो करना पड़ेगा। हाउएवर, फिर भी इट इज़ द गवर्नमेंट्स ड्यूटी, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की मतलब कहने का सरकार का कर्तव्य है, टू एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब हरी करे, जल्दी करे, एक्सपेडाइट के ये एग्जाम में आ चुका है, इसके साथ कुछ वर्ड्स जैसे हैसन होता है, HASTEN, हरी HURRY, ये सब क्या जल्दी करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो कह रहे ये सरकार का कर्तव्य है टू एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया की जल्दी करे, एंड नॉट रिसाइट, और ना साइट माने उल्लेख करे, इट, इसको, एज अ रीज़न फॉर डिले, देरी का एक कारण के रूप में। इट किसके लिए आया है, ध्यान दीजिएगा, इट आया है ये पर्टिकुलर इतना सारा जो ग्राउंड वर्क क्या है भाई, इतने सारे लोगों को ध्यान में रख के आधी मेंबरशिप रखना, करप्शन पॉलिसी, इन सारी क्षेत्रों से एक एक लोगों को उठा करके डालना है ना, मतलब कुछ लोगों के कुछ मेंबर्स इस प्रकार के, वो ध्यान रखना है कि सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इस प्रकार से कई चीज़ों को ध्यान में रख करके ऐसा ग्राउंड वर्क करना। तो इस ग्राउंड वर्क को
पहली बात तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इस प्रक्रिया को वो जल्दी करे, और दूसरी बात कि वो इस ग्राउंड वर्क को उल्लेख ना करे कि ये रीज़न है कि भाई हमें इतना सारा काम करना था इसलिए देरी हो गई, तो इसको एक कारण ना बताए कि इस कारण से मतलब कहने का देरी हुई, बल्कि काम को जल्दी करे। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। फिर भी ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो प्रक्रिया को जल्दी करे और ना उल्लेख करे इस प्रकार की इस चीज़ को, ग्राउंड वर्क को एक रीज़न के तौर पे। कैसा रीज़न कि देरी हो गई, इस रीज़न से देरी हो गई, तो कारण ना बताए, चुपचाप कि मतलब जल्दी से क्या करे, काम करे। तो यहाँ साइट, इस वर्ड को ध्यान दीजिए आप। अभी कल ही शायद आया था, तो हमने SITE एक वर्ड पढ़ा था, वो SITE होता है प्लेस, स्थान के लिए, और यहाँ पे जो CITE जो आया है ये होता है मेंशन समथिंग, उल्लेख करना, किसी पर चर्चा करना, किसी मुद्दे पर मतलब कहने का, किसी को डिस्क्राइब करना, मेंशन करना होता है सिंपली। इसका जो बेस्ट साइनोनिम मेंशन होता है, MENTION, ठीक है, मेंशन करना, उल्लेख करना, ऐसा मीनिंग होता है इसका। तो इसमें और वो SITE वाला, इन दोनों में कन्फ्यूज़न करता है, और वो आपको मतलब निर्धारित करना पड़ेगा कि सेंस क्या दे रहा है, उस हिसाब से सही शब्द को चुनना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवन आफ्टर इट वाज फॉर्म्ड, मतलब कहने का इसके फॉर्म करने के बाद, जब ये फॉर्म हो गई उसके बावजूद, इसके बाद भी द सर्च कमिटी हैज़ बीन हैंडीकैप्ड, जो सर्च कमिटी है वो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, बिकॉज ऑफ, के कारण से, लैक ऑफ ऑफिस स्पेस, ऑफिस स्पेस नहीं है, ऑफिस स्पेस के अभाव में ये क्या है, विकलांग है। मैन पावर, इसके पास मैन पावर नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड ए सेक्रेटरीट, और एक सचिवालय नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का जहां वो बैठ के काम कर सकें। तो सर्च कमेटी के पास इतनी चीज़ों का अभाव है, इसलिए वो हैंडीकैप्ड है एक तरह से। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, सेक्रेटरीट की स्पेलिंग, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है और लड़के गलत कर देते हैं। सेक्रेटेरिएट जो है ना, इस स्पेलिंग को जरूर याद करिएगा आप। द कोर्ट हैज़ नाउ आस्क्ड द गवर्नमेंट, अब जो कोर्ट है उसने पूछा है, ये कहा है गवर्नमेंट को, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराए, द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आवश्यक ढांचे, जितनी भी चीज़ें की आवश्यकता है अब उन्हें उपलब्ध कराए गवर्नमेंट, ऐसा कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है। इन द पास्ट टू, पूर्व में भी। अब देखिए ये इन द पास्ट जो आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एडवर्ब, ये टाइम एडवर्ब की तरह आया कि पहले भी, तो पहले भी जो आया ना, इन द पास्ट लिख दिया है। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, जैसे क्लोज टेस्ट में बनते हैं इस तरह क्वेश्चन, इन द पास्ट की जगह ऑन द पास्ट कर देगा, एट द पास्ट कर देगा। तो जब आप एडवर्ब के रूप में डाल रहे हो तो आप फॉलो करो यहाँ पे कि इन द पास्ट है तो इन द पास्ट ही होगा, एट द पास्ट, ऑन द पास्ट, इस तरह करके आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और किसी किसी सिचुएशन में हो सकता है सेंटेंस के बीच में ऑन द पास्ट वगैरह आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे टाइम एडवर्ब से आप अलग कर दिया सेंटेंस को, तो इन द पास्ट ही आप फॉलो करोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस करते रहेंगे तो आपको काम देंगे आगे। इन द पास्ट टू, पहले भी, द कोर्ट हैज़ एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है फटकारना या चेतावनी देना, कई तरह से ये यूज़ हो जाता है। तो एडमोनिश का एक सिंपल मीनिंग होता है, जो आप काम कर रहे हो, अगर आप उसको कोई व्यक्ति एडमोनिश कर रहा है, मतलब उसको वो अप्रूव नहीं कर रहा, वो नहीं मानता कि आप जो गलत कर रहे थे वो गलत, वो सही था। ठीक है, ये कहने का मतलब। तो कोर्ट हैज़ एडमोनिश्ड, मतलब कहने का कोर्ट डिसप्रूव्ड, उसने सहमति नहीं दी है, द सेंटर, केंद्र को, फॉर द डिले, देरी के लिए, मतलब देरी के लिए केंद्र को कोर्ट ने चेतावनी दी है। कैसी देरी, इन क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के निर्माण में देरी के लिए। ठीक है, इन इट्स अप्रैल 2017 वर्डिक्ट, 2017 के अप्रैल 2017 के जो वर्डिक्ट आया था। अब देखिए वर्डिक्ट की वहाँ चर्चा हुई थी, अब ये वर्डिक्ट क्या है ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2017 के वर्डिक्ट में द कोर्ट, जो कोर्ट है, ब्रश्ड असाइड, ब्रश्ड असाइड का मतलब होता है इग्नोर्ड द रीज़न, उस कारण को इग्नोर कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था, मतलब महत्व तो नहीं दिया था। इग्नोर करने का मतलब एक ये भी होता है कि आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, मतलब उसको अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट कर रहे हो, उसको महत्व तो नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो कोर्ट ने महत्व तो नहीं दिया था उस कारण को। कौन सा कारण, दैट की द गवर्नमेंट वाज अवेटिंग, गवर्नमेंट इंतजार कर रही थी, द पैसेज ऑफ एन अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट, उस संशोधन के पैसेज का, मतलब कहने का कैसा अमेंडमेंट, बेस्ड ऑन ए पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी पर आधारित, का पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है ना, मतलब कहने का गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया, रीज़न गवर्नमेंट का ये था कि वो भाई इंतजार कर रही थी उस संशोधन का जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, इसलिए उसे देरी हो गई। तो इस प्रकार के रीज़न को ये कोर्ट ने क्या किया, ब्रश्ड असाइड, इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, या फिर कह सकते हो खारिज कर दिया एक तरह से। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट करना, ब्रश असाइड का मतलब। ऐसा ही होता है एक सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब भी होता है दरकिनार कर देना, महत्व ना देना। लेकिन सेट असाइड का एक और मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा चुका है। सेट असाइड का मतलब होता है फ्यूचर के लिए कुछ पैसा या कुछ समय बचा करके रखना, है ना, तो कुछ सेव करके रखना, वो भी सेट असाइड का मतलब होता है, ब्रश असाइड का मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ब्रश असाइड का एक मतलब है
किस चीज़ को दरकिनार कर देना, महत्व ना देना, और इसी का साइनोनिम आप सेट असाइड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड सेड, और कोर्ट ने मतलब कहने का पहली बात तो दरकिनार कर दिया, एंड सेड और कहा। तो यहाँ पर जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन आ रहा है, यहाँ पर आया ब्रश्ड असाइड, कोर्ट ने ही ब्रश असाइड किया, और कोर्ट ने ही सेड कहा। क्या कहा कि देयर वाज नो लीगल बार, कि कोई भी कानूनी बार रोक नहीं है, ऑन द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी पर, मूविंग अहेड, जो आगे बढ़ रही है, विथ इट्स वर्क, अपने काम पर, इवन इफ, यद्यपि, देयर वाज ए वैकेंसी इन इट, यद्यपि उसमें कोई एक वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो यद्यपि इसमें एक वैकेंसी खाली है, लेकिन इसके कार्य पर कोई भी रोक नहीं है कि नहीं एक वैकेंसी ये जब तक नहीं भरेगी तब तक काम नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब वैकेंसी क्या है वो अगर आपको आगे पता लगेगा जैसे आप आगे पढ़ोगे तो, ठीक है। तो मीनिंग यही है कि एक तो इन्होंने दरकिनार कर दिया है कि उस रीज़न को जो गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। और दूसरा बात इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि भाई कोई भी कानूनी बाधा नहीं है, कोई भी बार नहीं है, रोक नहीं है सिलेक्शन कमेटी के कार्य पर, जो कि आगे काम कर रही है अपने कार्य के साथ, इवन इफ, यद्यपि, देयर वाज ए वैकेंसी इन इट, इसमें एक वैकेंसी मतलब है, खाली है एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ ए गुड डील ऑफ पॉलिटिक्स बिहाइंड द डिले, गुड डील ऑफ पॉलिटिक्स, गुड डील ऑफ मतलब कहने का मच पॉलिटिक्स, काफ़ी ज़्यादा राजनीति है, बिहाइंड द डिले, देरी के पीछे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, अब जिन्होंने लिखा है वो अपनी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि अपने से उन्होंने लिख दिया, या फिर क्या कितना ये सही है या नहीं ये आप खुद जज कर सकते हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ ए गुड डील ऑफ पॉलिटिक्स बिहाइंड द डिले, मतलब इस देरी के पीछे अच्छी खासी पॉलिटिक्स है, मच ऑफ द पॉलिटिक्स मतलब कहने का काफ़ी ज़्यादा राजनीति है इस देरी के पीछे। द सिलेक्शन कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी है, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है, अब आप जान लीजिए सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी जो है इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं ये आपको काम देगा। द लोकसभा स्पीकर ये शामिल होते हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है, सुमित्रा महाजन जी हैं, 16वीं नंबर की हैं ये, ठीक है। और सबसे खास बात ये कि मीरा कुमार जी जो पहली की मतलब लोकसभा स्पीकर थी, उनके बाद ये दूसरे नंबर की महिला लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक खास बात है। द लीडर ऑफ अपोजिशन इस समय लोकसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी हो गए, ठीक है। एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट, और एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट का मतलब होता है कानूनविद, जो कि कानून के बारे में अच्छा खासा ज्ञाता हो, एक प्रसिद्ध ज्ञाता, ठीक है। अब ये लोग शामिल होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी जिसमें शामिल हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आप हटा दीजिए, ठीक है। तो द सिलेक्शन कमेटी हैज़ मेट इन द, अब इसमें इतने सारे लोग शामिल हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ये तो खुद ही में कमिटीज़ तो है नहीं, कमेटी ये सिंगुलर है, इसीलिए तो यहाँ पे हैज़ लगा है। अब इतने सारे लोगों को सुन देख करके आप यहाँ पे हैव लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ये तो सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है आगे से, है ना। लेकिन जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो तो सिलेक्शन कमेटी है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज़ आया है, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी हैज़ मेट इन द पास्ट, पहले मुलाकात की, विदाउट मल्लिकार्जुन खड़गे, बिना मल्लिकार्जुन खड़गे के। ये कौन है, हु हेड्स द कांग्रेस, जो कि अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की, इन द लोकसभा, लोकसभा में कांग्रेस के मतलब मेन लीडर हैं, ये हेड लीडर हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इनकी मतलब कहने का उपस्थिति के बिना मतलब इन्होंने मीटिंग की पहले। ही हैज़ बीन स्कीपिंग मीटिंग्स, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे हैं कि ही हैज़ बीन स्कीपिंग मीटिंग्स, ये मीटिंग से बच रहे हैं, मीटिंग छोड़ रहे हैं, एज, क्योंकि ही इज़ एग्रीव्ड, एग्रीव्ड माने होता है दुखित, व्यथित। और किस लिए दुखित, किसी व्यक्ति को आप अनफेयर ट्रीट करो, उसको उतना ज़्यादा अवसर या उतनी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट या कोई भी चीज़ है उतना ज़्यादा उसे ना दो जितना कि वो मतलब कहने का रखता है, जितनी कि वो काबिलियत रखता है, ठीक है। तो उस चीज़ से वो दुखित हो जाए तो उसे कहते हैं एग्रीव, ठीक है। तो किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करना वो होता है एग्रीव करना, उसको दुखित कर देना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ये मीटिंग को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ही इज़ एग्रीव्ड, ये व्यथित है, दुखित है, दैट की द गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड हिम अ फुल मेंबर, कि सरकार ने उन्हें एक पूर्ण सदस्य नहीं बनाया है उस मेंबर उसमें, है ना। एंड हैज़ रोप्ड हिम, और रोप समबडी इन समथिंग, रोप समबडी इन समथिंग का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना किसी पर्टिकुलर काम को या एक्टिविटी को ज्वाइन करने के लिए, और या फिर तैनात कर देना एक मीनिंग होता है। जैसे पुलिस अगर बॉर्डर में रॉप कर दी जाती है तो मीन्स कहने का, या फिर कोई फोर्स रोप कर दी जाती है तो मीन्स कहने का वो तैनात कर दी जाती है, उसको वो काम सौंप दिया जाता है, ठीक है। ये कहने का मतलब होता है। रोप का मतलब एक तो तैनात करना भी होता है, रोप का मतलब किसी को खूंटे से बांध देना, ये भी मतलब होता है, जैसे जानवर वानवर है तो, ठीक है। और रोप इन का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित कर देना, तो अलग अलग सेंस में। तो यहाँ पर जो मीनिंग है पर्टिकुलर
यहाँ पर है प्रोत्साहित, केवल प्रेरित किया है उनको एज ए स्पेशल इन्वाइटी। इन्वाइटी होता है जिसको इन्विटेशन दिया जाए, है ना, तो आमंत्रित किया जाने वाला व्यक्ति जो होता है उसे इन्वाइटी कहते हैं। एक विशेष इन्वाइटी के रूप में केवल इनको ट्रीट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और फुल मेंबरशिप नहीं दी है, ठीक है, ये कहना। इसलिए ये क्या है, खफा हैं, एग्रीव्ड हैं, व्यथित हैं, और ये मीटिंग को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट स्टिक्स टू इट्स व्यूज, सरकार जो है स्टिक टू होता है चिपके रहना। स्टिकर आप जानते हो ना, स्टिकर से एक तो स्टिक होता है, मान लीजिए वो पनिशमेंट देने वाली, और एक स्टिक होता है जब वर्ब के फॉर्म में होता है, तो इसका स्टिक टू समथिंग का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर अडिग रहना, अपने विचार पे अडिग रहना, ठीक है। और इससे एक बहुत ही कॉमन मतलब कहने का एक इडियम निकल के आता है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टिक टू वंस गन्स, है ना, अपने विचारों पर, अपने मत पे अडिग रहना। उस पर हम वॉकैब में बात कर लेंगे। स्टिक टू समथिंग का मतलब होता है कि अपनी चीज़ पे अडिग रहना, किसी जो बात है, कोई चीज़, उस पर अडिग रहना, उससे ना बदलना, भले ही उस पर कितनी भी मुसीबत आ जाए। तो द गवर्नमेंट स्टिक टू इज व्यूज, सरकार जो है अपने मतों पर, अपने व्यूज़ पर, अपने दृष्टिकोण पर, ओपिनियन पर स्टिक है, मतलब कहने का अडिग है। दैट कैसे हैं व्यूज़ इसके, दैट की ही हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, ही मतलब कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे, हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, इनको नहीं मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इस प्रकार का गवर्नमेंट का विचार है जिस पर ये अडिग है, ठीक है। दिस माइनर इशू, ये छोटा सा मुद्दा, हैज़ बीन रिजॉल्व, सुलझाया गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति के संदर्भ में, टू अदर पोस्ट, अन्य पोस्ट, जब अन्य पोस्ट की नियुक्ति होनी थी उस समय इस मुद्दे को सुलझा लिया गया था, ठीक है। कैसे सुलझाया गया, सच एज, जैसे कि कौन सी पोस्ट थी जिन पर नियुक्ति होनी थी, सीबीआई डायरेक्टर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जब इनकी नियुक्ति हुई तब भी मतलब कहने का वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ना, तो उनकी बहुत मतलब 3 लोगों की कमेटी शायद होती है, तो वहाँ पर भी मतलब कहने का इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो वहाँ पर इस छोटे से मुद्दे को सुलझा लिया गया था, ठीक है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं, द माइनर इशू हैज़ बीन रिजॉल्व, ये सुलझाया जा चुका है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब ये नियुक्तियों के संदर्भ में, कौन सी नियुक्ति, टू अदर पोस्ट, जब अन्य पोस्टों पर नियुक्तियां हुई थी, सच है जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की जब नियुक्ति होती है, तब यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन की काम होता है, ठीक है। तब इसको सुलझा लिया गया था। कैसे सुलझाया गया था, बाई अ सिंपल अमेंडमेंट, एक साधारण से संशोधन के द्वारा, टू ट्रीट द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, जो लार्जेस्ट अपोजिशन, सबसे बड़ी विरोधी पार्टी होगी, उसके लीडर को ही एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, ठीक है। एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दिया गया और ये मान लिया गया कि भाई जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी, विरोधी दल की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो विरोध सरकार के विरोध में होगी, उसका जो नेता होगा, उसका जो लीडर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, वही लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा, इस मकसद से। तो इनकी नियुक्तियां हो गई, लेकिन वो अमेंडमेंट के कारण इन दोनों की नियुक्तियां हो गई, सीबीआई डायरेक्टर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। लेकिन अब आगे क्या है, आगे पढ़ लीजिए। दिस अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अबाउट, लेकिन ये जो मतलब कहने का अमेंडमेंट है, संशोधन है, हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अबाउट, अभी तक नहीं लाया गया, डिस्पाइट, इसके बावजूद, अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी की रिपोर्ट है, इंडोर्सिंग मतलब प्रशंसा करती हुई, चर्चा करती हुई, द आइडिया, इस विचार पर, इन दिसंबर 2015 में, ठीक है, 2015 पर इस मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट ने इसको इंडोर्स किया था, इस विचार को मतलब बढ़ाया भी था, लेकिन फिर इसके बाद भी ये जो अमेंडमेंट है ये ब्रॉट मतलब लाया नहीं गया। नथिंग एक्सेप्ट द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू इस्टेब्लिश द लोकपाल, एक्सप्लेन ईयर्स ऑफ डिले। तो मतलब इस प्रकार से छोटी छोटी माइनर इश्यूज पर इस चीज़ को रोका जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, नथिंग एक्सेप्ट द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, नथिंग माने कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट सिवाय किसके, सिवाय द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा की अभाव के अलावा और कुछ नहीं है, टू एस्टैब्लिश, स्थापित करना, द लोकपाल को, ठीक है, लोकपाल को स्थापित करने के लिए एक तो राजनीतिक इच्छा में कमी, सिर्फ यही एक रीज़न है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कैन एक्सप्लेन ईयर्स ऑफ डिले, व्याख्यान कर सकता है या फिर एक्सप्लेन कर सकता है ईयर्स ऑफ डिले, वर्षों की देरी को। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हो, नथिंग कैन एक्सप्लेन ईयर्स ऑफ डिले, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती है वर्षों की देरी को, मतलब इतने वर्षों से जो देरी हो रही है, डिले हो रहा है, इसको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक्सेप्ट सिवाय किसके, द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू इस्टेब्लिश द
लोकपाल, लोकपाल को स्थापित करने के लिए राजनीतिक इच्छा का अभाव है। राजनीतिक इच्छा ही नहीं बन रही है लोकपाल को स्थापित करने के लिए, केवल यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है कि इतनी देरी हो रही है। तो देरी होने का रीज़न क्या निकला कि पॉलिटिकल विल ही नहीं है, राजनीतिक इच्छा ही नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। अब हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कम टू समथिंग होता है टू रीच ए पर्टिकुलर सिचुएशन, स्पेशली अ बैड वन, एक बुरी स्थिति में पहुंच जाना, ज़्यादातर बुरी स्थितियों के लिए होता है, इसलिए स्पेशली अ बैड वन लिखा गया है। ठीक है, जैसे हु वुड हैव थॉट थिंग्स वुड कम टू दिस, किसने सोचा होगा थिंग्स वुड कम टू दिस, कि चीज़ें इतनी बदतर हो जाएंगी। अब थिंग्स वुड कम टू दिस मतलब थिंग्स वुड बी सो बैड, चीज़ें इतनी बुरी हो जाएंगी, समस्याएं मतलब सिचुएशन इतनी बिगड़ जाएगी, किसने सोचा होगा। इस प्रकार से सेंटेंस लिखा है, तो इन्होंने बैड लिखा भी नहीं और बैड का मीनिंग भी दे दिया। ठीक है, तो हु वुड थॉट, किसने सोचा होगा, थिंग्स वुड कम टू दिस, चीज़ें ऐसी स्थितियों में आके लटक जाएंगी, मतलब इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको मीनिंग निकालना था। तो यहाँ पर भी कम टू दिस आया है, वहाँ पे कम टू दैट आया था। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। नज का मतलब क्या होता है, नज समथिंग टू पुश समबडी समथिंग जेंटली और ग्रेजुअली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी को इशारा करना है ना, नज करना। सिचुएशन मैंने क्रिएट करके बता दिया था आपको स्टार्टिंग में ही। एग्जाम्पल देखेंगे, ही नज्ड मी, उसने मुझे इशारा किया, एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है बड़बड़ाना, मरमर्ड। ठीक है, लुक हु इज जस्ट कम इन, हु हैज़ जस्ट कम इन, देखो कौन आया है। इस प्रकार से उसने इशारा किया और बड़बड़ाया चुपके से, है ना, खुसफुसाना टाइप का। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। शी ट्राइड टू नज हिम इन टू चेंजिंग हिज माइंड, उसने उसको मतलब क्या, ट्राइड टू नज हिम, उसको प्रेरित करने का प्रयास किया, इन टू चेंजिंग हिज माइंड, कि वो अपना दिमाग बदल ले, नहीं मतलब कहने का अपना विचार बदल ले, अपना माइंड बदल ले, मतलब ये नहीं कि दिमाग ही बदल लेगा, ऐसा नहीं होता, अपने विचार को बदल ले। एक्सपेडाइट समथिंग का मतलब होता है जल्दी करना, टू मेक अ प्रोसेस हैपन मोर क्विकली, कुछ इस प्रकार से करना कि प्रक्रिया थोड़ा और जल्दी से हो जाए। जैसे स्पीड अप द प्रोसेस, स्पीड अप भी आप यूज़ कर सकते हो एक्सपेडाइट की तरह, एक्सपेडाइट की स्थान पे। हैजन समथिंग भी यूज़ कर सकते हो, एग्जाम में आ चुके हैं ये सब। स्पीड अप नहीं आया लेकिन ये हैजन तो आ चुका है। और हरी अप समथिंग, है ना, इस प्रकार से जल्दी करने के लिए ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। साथ में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। एडमोनिश, चेतावनी देना, फटकारने के सेंस में होता है। नॉट अप्रूव समथिंग, इस प्रकार से यूज़ होता है। एडमोनिश समबडी फॉर समथिंग, एडमोनिश समबडी टू डू समथिंग, इस प्रकार से भी होता है, कोई काम करने के लिए किसी को फटकारना। ऐसे वार्न समबडी, रिप्रूव समबडी भी फटकारना, चेतावनी देना। रिप्रोच माने भी फटकारना, चेतावनी देना, इस प्रकार से यूज़ होते हैं। तो एडमोनिश, रिप्रोच ये साइनोनिम्स बन भी चुके हैं एग्जाम में, रिप्रूव भी बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे इन्हें याद रखिएगा। ब्रेस असाइड होता है डिसमिस करना, खारिज करना, दरकिनार करना। टू इग्नोर समबडी, टू ट्रीट समबडी एज अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन समझना किसी को, अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट करना। तो ये होता है ब्रश असाइड, नज़रअंदाज करना, महत्व न देना, इस प्रकार से। ही ब्रश्ड असाइड माई फियर्स, उसने मेरे भय को, मेरे डर को महत्व ही नहीं दिया, अनइम्पॉर्टेंट समझा, इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, है ना। ऐसे मीनिंग आप निकाल सकते हो। आगे पढ़ते हैं। अ गुड या ग्रेट डील ऑफ मतलब मच या अलॉट का मीनिंग देता है। जैसे कि आई एम फीलिंग अ गुड डील बेटर, मतलब आई एम फीलिंग मच बेटर। ठीक है, अ गुड डील बेटर मतलब मच बेटर। अच्छा, इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। अब देखिए, इसी पे क्वेश्चन अगर बनाना है तो गुड की जगह, अब जैसे एक गुड डील होता है, अब एक गुड, अभी इस गुड की जगह हम फिल इन द ब्लैंक कर दें और 3-4 ऑप्शन डाल दें। गुड के ही साइनोनिम डाल दें, नाइस डाल दें, एक्सीलेंट डाल दें, बेटर डाल दें, है, या फिर मतलब बेस्ट डाल दें, या फिर आप और कुछ कर सकते हो कि गुड की जगह आप आउटस्टैंडिंग डाल दे। अब आपको यहाँ पे निर्धारित करना है कि डील के साथ कौन से वर्ड्स आते हैं। ये तो गुड डील होता है, ये तो ग्रेट डील होता है। तो अगर आपके लिए यहाँ पर मतलब इतने सारे गुड के साइनोनिम पड़े हुए हैं, है ना, फेयर डाल दिया हमने, तो अब आपको चूज़ करना होगा करेक्ट वर्ड। तो आप ये ऐसा नहीं कि कोई भी साइनोनिम गुड का ले लोगे तो काम चल जाएगा। ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है इंग्लिश की, जिसमें जो वर्ड जिसके साथ है वही फॉलो होता है। ठीक है, तो गुड डील है तो वो गुड डील ही रहेगा, फेयर डील इस प्रकार से आप नहीं। जैसे गुड डील बेटर है तो इसका मतलब गुड डील का मतलब क्या हो गया, सिंपली मच बेटर होता है, तो यहाँ पर गुड डील बेटर तो गुड ही रहेगा। ठीक है, गुड की जगह ग्रेट कर सकते हो, दो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो गुड यूज़ कर सकते हो, ग्रेट कर सकते हो। बाकी ऐसे नहीं कि आप कोई भी वर्ड उठा करके यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, तो इमिनेंट का मतलब जैसे आप ये है, तो इमिनेंट मतलब होता है फेमस, रिनोन्ड, रेप्यूटेड, प्रोमिनेंट। प्रसिद्ध इसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड, ये खास कर याद रखिएगा। विशेष, सक्सेसफुल पर्सन, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन भी कह सकते हो आप। ठीक है, डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर करना, भेदभाव करना, इस प्रकार से यूज़ होता है। लेकिन डिस्टिंग्विश्ड जब एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है तो ये किसी विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, सक्सेसफुल पर्सन के लिए यूज़ होता है, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। ठीक है, इसलिए इसको लिखा गया है, तो इसको याद करना जरूरी है आपके लिए। कहीं आप भेदभाव से रिलेट कर लें इसे तो पता लगा गलत कराएं। ठीक है, ज्यूरिस्ट होता है अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन लॉ, जो कानून का ज्ञाता हो, कानून विद कह सकते हो, उसे ज्यूरिस्ट कहते हैं। ठीक है,
एग्रीव्ड होता है व्यथित या दुखित, कैसे, एग्रीव्ड एट समथिंग या बाय समथिंग, इस प्रकार से। फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली, ऐसा महसूस करना कि आप अनफेयरली ट्रीट किया गया है आपको, तो उस प्रकार उस चीज़ से जो दुखित होता है, व्यथित होता है, उसे एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेंगे, द विलेजर्स फेल्ट डीपली एग्रीव्ड, जो गाँव वाले थे उन्हें बहुत ही व्यथित महसूस हुआ, दुखित महसूस हुआ, बाय क्लोजिंग ऑफ द रेलवे स्टेशन, जब उनका रेलवे स्टेशन बंद हो गया तो, है ना, मतलब क्या कि यार हमें हल्के में ले लिए, ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, हमें उस तरह इतना अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा विलेजर्स को फील हुआ। रोप समबडी इन होता है टू परसुएड समबडी टू जॉइन इन एन एक्टिविटी इवन व्हेन दे डू नॉट वांट टू डू, कोई चाहता नहीं है तब भी उसे परसुएड करना कि आप ये काम कर लो, प्रेरित करना कह सकते हो, तैनात करना। फोर्स वगैरह के लिए बहुत आता है, रोप इन समथिंग, रोप द पुलिस, तो जैसे पुलिस या फोर्स या फिर और कोई चीज़ जो है, कभी जब घटना होती है तो जब पुलिस वगैरह की आप अगर पढ़ो बॉर्डर की खबरें, तो वहाँ पर आपको भी ये रोप वर्ड जो है मिल जाता है, तैनात करना, है ना, समबडी वाज रोप्ड, इसको तैनात कर दिया गया वहाँ पे, तो ऐसे यूज़ होता है ये। तो ये सिचुएशनल वर्ड्स हैं, और पर्टिकुलर स्टोरीज, पर्टिकुलर खबर जब आती है न्यूज़पेपर्स में तो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत कॉमन हो जाते हैं, याद रहते हैं। रोप का एक मतलब होता है, जैसे रोप माने रस्सा होता है ना, तो रोप का मतलब एक ये भी होता है कि किसी जानवर को आप खूंटे वगैरह से बांध दो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्टिक टू समथिंग का मतलब क्या होता है, स्टिकर से आप समझेंगे चिपकाना, है ना, स्टिक माने चिपकाना भी होता है, लेकिन स्टिक टू समथिंग किसी पर्टिकुलर एक चीज़ से चिपके रहना, मतलब अडिग रहना अपनी बात पे। कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बाद भी लगातार वो काम करते रहना, तो वो तो है स्टिक टू समथिंग। सी फाइंड्स इट इम्पॉसिबल टू स्टिक टू अ डाइट, एक ही डाइट पे अडिग रहना, बने रहना उसने असंभव पाया, ठीक है, वो असंभव पा रही है एक डाइट पे बने रहना, कि एक ही पर्टिकुलर खाना पीना वो फॉलो करेगी। इससे रिलेटेड एक ईडियम भी होता है, जैसे स्टिक टू योर गन्स, ये ईडियम एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको याद करना आपके लिए जरूरी है। स्टिक टू योर गन्स होता है टू रिफ्यूज टू चेंज योर माइंड अबाउट समथिंग, किस चीज़ के विषय में अपना माइंड बदलना, अपने विचार बदलने से मना कर देना, अपनी ही बात पे कायम रहना, अपने विचारों पर अडिग रहना, ये होता है स्टिक टू योर गन्स। अच्छा, ये तो ठीक है स्टिक टू योर गन्स। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर स्टिक टू योर गन्स ऐसे कोई सेंटेंस डाल दिया, अब गन की जगह फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, गन की जगह नीचे राइफल कर देगा, है ना, पिस्टल कर देगा ऐसे, और बॉम्ब कर देगा। अब आपको चूज़ करना है कि आप गन लोगे क्या लोगे, तो जिसने पहली बार देखा है उसे क्या पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर राइफल होगा कि गन होगा कि बॉम्ब होगा, यहाँ पर तो उन्हें पक्का पता ही, जब आपने एक बार पढ़ रखा है तभी आपको पता लगेगा कि गन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब वैसे आप कॉमनली मीनिंग निकालोगे तो क्या मीनिंग, कुछ निकलेगा ही नहीं मीनिंग, लेकिन आप जानते हो कि ये ईडियम है तो आप इसको सही ढंग से यूज़ कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में बहुत आ रहे हैं, पूछे जाते हैं, ऐसे साइनोनिम डाल करके फंसाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको पता है आप कभी इस ईडियम से परिचित हो भी कि नहीं, अगर नहीं परिचित हो तो निश्चित रूप से कोई मिसाइल कराएगा, कोई राइफल कराएगा, है ना, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, गन्स करना है। स्टिक टू योर गन्स मतलब अपनी बातों पे, अपने विचारों पे अडिग रहना। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो एक ही चीज़ पे तो उतना ज़्यादा आप वहाँ पर सक्सेसफुल हो पाओगे। तो फिलहाल ये थे वर्ड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।